सर पेज नंबर क्या है? 126। यूनिट 2 का 126। यस सर है। बताना। मुझे चाहिए सिर्फ एक्स, वाई और जेड के फाइनल अमाउंट्स। एक्स और जेड की कैपिटल क्या है फर्स्ट क्लोजिंग पे? सर 94875। 64925। ये किसकी है? वाई की है। ठीक है। जेड का? सर बैलेंस सीडी में है ये 64925। तो जेड में होगा ना? नहीं, तीनों में अमाउंट है। जेड की है 44950। ठीक है। यस सर। हेलो। हाँ के भैया मैं ना अभी गीजर खरीद रहा था। क्या खरीद रहा था? गीजर गीजर। हाँ, तो आपने कौन सा ले रखा है, कंपनी नाम बोलना। मैंने क्रॉम्पटन का। सुचित्रा, ये अमाउंट्स जो है हमारी सब कुछ ट्रांसफर करने के बाद आई हैं, ठीक है? ओके सर। तो यहाँ पे हमने जो भी अमाउंट्स ट्रांसफर करनी होती है, रिवैल्यूएशन की, जनरल रिजर्व की, गुडविल की, वो सब हमने कर ली है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल, ये सब कुछ हम ट्रांसफर कर चुके हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा वर्किंग नोट्स ध्यान से देखना जो मैं बना रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से रिटायर कौन हो रहा है? एक्स रिटायर्ड। ठीक है। ठीक है। तो यस सर। अमाउंट पेबल टू एक्स। एक्स को हमने अमाउंट कितनी पे करनी है? कितनी पे करनी है? ठीक है। क्लियर हुआ? 40,000 का लोन भी है और 94875 उसका कैपिटल का बैलेंस है। ठीक है। यस। इसका क्लियर मतलब है कि हमको उसको टोटल इतना अमाउंट पे करना है। ठीक है। क्वेश्चन की वर्डिंग्स क्या कह रही है, जरा ये ध्यान से पढ़ना जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं।
X to be paid completely in cash। इस लाइन का मतलब क्लियर कट है कि हमें X को सारे पैसे पे करने हैं, उसका कोई लोन अकाउंट बुक्स में शो नहीं करेंगे हम लोग। नॉर्मल रिटायरमेंट के क्वेश्चन में तो होता है कि कुछ अमाउंट दे दिया बाकी लोन में डाल दिया, और इसका तो पहले से भी लोन चल रहा है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चनों में पहले से लोन नहीं होता, अब जाके क्रिएट होता है लोन, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पहले से लोन चल रहा है। ठीक है, तो हम वो लोन भी चुकता करेंगे और साथ में कैपिटल भी चुकता करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 134,875 देने हैं। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो बैलेंस बीडी कैश में है वो 25,000 रुपए का है। ठीक है, 25,000 रुपए का है। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है एक्स टू बी पेड कंप्लीटली इन कैश ब्रॉट इन बाय Y and Z in such a manner to make their capital proportionate to their NPSR and to leave a balance of cash 10,000। ये बात समझ में आई? Yes, sir. इसका क्लियर मतलब यह है कि हमारे को 10,000 का बैलेंस छोड़ना है, तो अमाउंट अवेलेबल है फर्म के पास 15,000। 25,000 में से मैंने 10,000 कम कर दिया है। ठीक है, ये क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, sir. एक मिनट, ठीक है, ये क्लियर हुआ? हमने 15,000 का बैलेंस इसलिए लिया क्योंकि 25 में से 15, मतलब 25 में से 10 तो हमको छोड़ना है। ठीक है, Okay, sir. अब हमारे को निकालना है कैश रिक्वायर्ड। कैश हमको चाहिए कितना?
ये समझ में आया? ये अमाउंट क्लियर हुई सुचित्रा? ये अमाउंट क्लियर हो गई? ₹1,19,875 हमें कैश और चाहिए फर्म को। ये क्लियर हो गया? यस सर। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये अमाउंट किसको लेके आनी है? दोनों पार्टनर्स को। तो ये उन दोनों पार्टनर्स की एडिशनल कैपिटल हो गई ना, जो उनको लेके आनी है। यस सर। इसका मतलब है कि यहां पर जो मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय कैश, ये दोनों पार्टनर्स लेके आएंगे मिलाकर ₹1,19,875, राइट? ठीक है। ये समझ में आई जो मैंने टिक लगाई है? इनकी अमाउंट अभी हम निकाल लेंगे। ओके। इन दोनों पार्टनर्स को कैपिटल लेकर आनी है कुल मिलाकर 1,19,875। कुछ कैपिटल इनकी पहले से फर्म में है, कुछ ये अब और लाएंगे, और इस तरह से लाएंगे कि लाने के बाद इनकी जो कैपिटल यहां निकलेगी, जिधर मैं टिक लगा रहा हूं यहां पे और यहां पर, ये उनकी एनपीएसआर में होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, हम नहीं कह रहे। क्वेश्चन के वर्डिंग्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है? यस सर। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ वाई एंड जेड हमारे पास कितनी है, इसकी बात हो रही है, इसकी जो मैं सर्कल कर रहा हूं, 64925 प्लस 44,950, ये कितने हो गई? 5, 2 और 5 7, 9 और 9 18, 1 और 4 5 और 4 9, 6 और 4 10। ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस सर। प्लस एडिशनल कैपिटल 1,19,875। तो इतनी कैपिटल और लाने के बाद इनकी टोटल कैपिटल हो जाएगी 5 और 5 10, 7 7 14 और 1 15, 1 और 8 9 और 8 17, 1 और 9 10 और 9 19, 2,29,750 ये क्लियर हुए? यहां तक क्लियर हुआ? जी सुचित्रा, यहां तक क्लियर हुआ? हमने सबसे पहले निकाली अमाउंट पेबल टू एक्स, नंबर 2 पे निकाली अमाउंट फर्म के पास कितनी अवेलेबल है, नंबर 3 पे हमने पता लगाया कैश रिक्वायर्ड कितना और है हमको, ताकि हम एक्स को पे कर सकें, और नंबर 4 पे हम निकाल रहे हैं
द टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि वाई और जेड की एक्स के जाने के बाद कितनी कैपिटल टोटल होगी, वो जो एडिशनल कैपिटल लाएंगे उसको मिलाकर उनकी कैपिटल कितनी होगी, क्योंकि हमें इस कैपिटल को एनपीएसआर में डिवाइड करना होगा। मतलब ये वाली जो कैपिटल आप देख रहे हो ये उनकी एनपीएसआर में डिवाइड होगी। एनपीएसआर कितनी है? एनपीएसआर कितनी आएगी? जी, एक बार किसी ने निकाली हो तो बता देना। इनकी एनपीएसआर आई थिंक 11:9 आ रही है। Yes, sir. तो ये जो टोटल कैपिटल हमारी हो गई, ये टोटल कैपिटल 11:9 की रेशो में बांटकर इस जगह पर लिखी जाएगी जहां पे मैं सर्कल आउट कर रहा हूं। मतलब इतनी कैपिटल इनकी होगी इंडिविजुअली, वाई की और जेड की। अब उसके लिए इनको कितने कितने लाने पड़ेंगे वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा माइनस करके। तो कर लोगे? सुचित्रा, समझ आ गया? यस सर। कुछ है दिमाग में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लायक तो बताओ। अभी तो नहीं है सर। यश, आपके दिमाग में कल आप दोनों का ही पेपर है ना? यस सर। यश, कोई है क्वेश्चन दिमाग में तो बताओ। सर डिसोल्यूशन के इलस्ट्रेशन में डाउट है मुझे। बताओ कौन सी इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन नंबर 9। उसकी फोटो खींच के ना ग्रुप पे डाल दो। ओके सर। डाला नहीं यश? भेज दी सर। ठीक है, देख रहा हूँ।
हाँ जी। हाँ बताओ इसमें क्या कह रहे थे। सर इसमें सिक्स्थ वाला पॉइंट नहीं समझ आया। Q, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 18,000। देखो इसकी क्लियर कट पहली एंट्री तो ये होगी, रियलाइजेशन टू Q's कैपिटल। इसकी पहली एंट्री तो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल। कितनी है? 18,000, 18,000, 18,000। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पार्टनर को फर्म दे रही है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसके बदले उसको इतने पैसे मिलेंगे। रेमुनरेशन बोल रहे हैं उसको, कमीशन भी बोल सकते हैं, रेमुनरेशन भी बोल सकते हैं, कुछ भी। मतलब उसको इस चीज के लिए इतने पैसे मिल रहे हैं 18,000 रुपए, तो वो फर्म के लिए लॉस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर को मिलेगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज कर दी जाएगी। ये क्लियर हुआ? यस सर। फिर उन्होंने बोला है क्यू एग्री टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ 18,000 एज हिज रेमुनरेशन। मतलब क्यू एग्री हो गया है इस मतलब अमाउंट को लेने के लिए, मतलब कि उतना स्टॉक दे दो मेरे को। तो इसकी अब जो एंट्री यहां बनेगी वो बनेगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि जब कोई पार्टनर कोई एसेट लेके जाता है उसका कैपिटल कम कर दिया जाता है, और ये भी 18,000 का ही है तो ये 18,000 से कम हो जाएगा। तो अब अगर आप इसकी कंबाइंड सोचोगे तो कोई एंट्री नहीं होगी। मतलब एक तरह से हमने क्यू को पैसे देने थे और उसने उतने का सेट ले लिया, तो वो एक तरह से सेटल हो गया आपस में। तो या तो आप दोनों में से कोई भी एंट्री मत करो, तब भी बराबर रहेगा, और अगर करते हो तो फिर दोनों की करो, रेमुनरेशन की अलग और स्टॉक ले जाने की अलग। इन्होंने क्या कर रखी है वो देख लो, मतलब अगले पेज पे। दोनों ही दे रखे हैं, नो एंट्री और ये। अच्छा, मतलब इन्होंने दोनों तरीके से बात बता रखी है। यस सर। हाँ तो ठीक है, यू कैन डू एनी ऑफ द ऑप्शन, नंबर आपको दोनों केस में मिलेंगे। क्योंकि अगर मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए कोई असेट दे दिया जाता है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, नो एंट्री। तो एक तरह से ये हमने पार्टनर को पैसे देने हैं, क्योंकि क्योंकि पार्टनर को हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो एक तरह से ये हमारे लिए हो गए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और इनको मीट करने के लिए मतलब ये एक तरह से फर्म के लिए लॉस है, फर्म ने देने हैं ये पैसे। और अगर इसके लिए फर्म का एक असेट वो लेके जा रहा है और इक्वल अमाउंट का ही लेके जा रहा है तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। बट अगर करते हो तो दोनों करनी पड़ेगी। पहले क्यू का कैपिटल बढ़ाओगे विद 18,000 जो हमने उसको देने हैं, और बाद में उसका कैपिटल घटाओगे विद 18,000 क्योंकि वो उतने का स्टॉक ले जा रहा है। ठीक है? यस सर। और एक और मतलब और भी डाउट है, मैं भेज रहा हूँ। हाँ भेजो भेजो। अगर ये सेशन खत्म हो जाता है तो इसको रिज्वाइन कर लेना दोबारा से।
इसमें 8 पॉइंट नहीं समझ आया। नहीं सर, 11 इससे पहले। कौन सा, ये वाला? ये सर यही वाला, इसका क्वेश्चन दूसरी फोटो तो क्वेश्चन भेजो ना, ये आंसर क्यों भेज रहे हो? है सर, पीछे क्वेश्चन। अच्छा, बोलो कौन सा पॉइंट? लास्ट वाला। There was a contingent liability of 37,000 in respect of bill discounted but not matured. All the discounted bills were honored, but an acceptor of a bill of 5,000 became insolvent and 50 paisa in a rupee was received. अब देखो, असली कहानी तो यहीं से है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि 5,000 रुपए 5,000 रुपए का एक एक्सेप्टर जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड 50 पैसा इन रुपी वॉज रिसीव्ड। तो अब इसके अंदर भी ना दो बातें हैं। एक्चुअली इस बात को यूं समझो कि ये हमारी फर्म है, ये वो एक्सेप्टर है और ये बैंक है। इस एक्सेप्टर ने हमको बिल दिया था 5,000 रुपए का, हमने वो बिल डिस्काउंट करवा लिया था बैंक से। अब जब टाइम आया तो उस बंदे ने पैसे देने से मना कर दिया। अब जब टाइम आया तो इस बंदे ने पैसे देने से मना कर दिया, बैंक को पैसे देने से मना कर दिया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो एक तरह से हमको बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। तो रियलाइजेशन टू बैंक, 5,000 हमें तो पूरे देने पड़ेंगे बैंक को, और हमें उससे 50% रिसीव हो गया है, तो उसकी एंट्री अलग बनेगी, बैंक टू रियलाइजेशन 2,500 2,500। ये पैसा जो 50% मिला है उसकी एंट्री अलग होगी, और हम जो पे करेंगे 5,000 पूरे बैंक को, वो अलग होगी। तो इन्होंने दोनों एंट्री दी होंगी सॉल्यूशन में, दोनों दिया। यस सर। रियलाइजेशन टू बैंक 5,000 और बैंक टू रियलाइजेशन 2,500। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, मतलब हमने बैंक को पूरे पैसे देने हैं,